वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग आइसोमरिज्म का सेकेंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछले क्लास में हम लोगों ने आइसोमरिज्म में क्या क्या देख लिया, आइसोमर्स का डेफिनेशन देख लिया, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल स्टीरियो आइसोमरिज्म कैसे उसको क्लासिफाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ठीक है स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म में फंक्शनल, चेन, पोजिशन और रिंग चेन आइसोमरिज्म तक देख चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मेटामरिज्म। मेटामरिज्म ठीक है, मेटामरिज्म में सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको समझना मुश्किल होता है, ठीक है, लेकिन है बड़ा आसान। ठीक है, लैंग्वेज से थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो पहले एक बार डेफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, same molecular formula, same functional group, but they differ but they differ in alkyl group attached across bivalent और polyvalent functional groups। अटैच्ड अक्रॉस पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, या एक और डेफिनेशन बनाई जाती है। ठीक है, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अक्रॉस हेटेरोएटम, डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अक्रॉस हेटेरोएटम। ठीक है, ये एक डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन की जहां जरूरत पड़ेगी एक जगह वहां बात करेंगे इसका क्या मतलब हुआ, बाकी ये समझाने की कोशिश करें कि कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप, बट दे डिफर इन एल्किल ग्रुप अटैच्ड अक्रॉस द बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, तो पहले तो डेफिनेशन आप इसको पढ़ लीजिए। या डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अटैच्ड अक्रॉस हेटेरोएटम। ठीक है, हम एग्जांपल से इसका मतलब समझाने की कोशिश करें। ठीक है, सबसे पहला तो जो टर्म है बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। बाइवेलेंट और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स। तो इसमें जैसे बाइवेलेंट मतलब फिर से जैसे अल्कोहल होता है, तो अल्कोहल में आप एक ही तरफ एल्किल ग्रुप अटैच करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एक ही तरफ एल्किल ग्रुप अटैच करेंगे। लेकिन कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे ईथर हो गया, उसमें दो दो तरफ आप एल्किल ग्रुप अटैच करते हैं। ठीक है, तो वही एग्जांपल्स, जैसे ऑक्सीजन इस टाइप से कर दिया तो ये आपका क्या हो गया, ईथर। ईथर इज अ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ईस्टर, ईस्टर इज अ बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम अमीन्स की बात करें, ठीक है, तो ये आपका क्या है, 2 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन नहीं, अगर NH2 होगा तो एक ही तरफ अटैचमेंट होगा, 3 डिग्री अमीन। ठीक है, ये पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, तीनों तरफ आप अटैचमेंट कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन सेम अटैचमेंट डिफरेंट अटैचमेंट क्या करते हैं। ठीक है, हाँ, लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे, हम पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, तीन तीन तरफ आप अटैचमेंट कर रहे हैं। ठीक है, या उसी प्रकार से हम लोग अमाइड से बात करें तो सेकेंडरी अमाइड की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 2 डिग्री अमाइड। ठीक है, और भी ढेर सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
ठीक है, हमको बस एक कंसेप्ट से मतलब है 3 डिग्री अमाइड, इसमें 3 तरफ अटैचमेंट है, ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो गया, ठीक है। या इन जनरल कोई नया कंपाउंड भी बना दे तो उससे भी परेशान नहीं होना, ऐसा स्ट्रक्चर बना दिया तो ये क्या है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, या आपका ये भी आपका क्या हो जाएगा, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से मतलब क्लियर हो गया कि बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप का क्या मतलब हुआ। एक से ज्यादा अटैचमेंट से वो एल्किल ग्रुप से, ठीक है, जुड़ा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। तो इसी में मेटामरिज्म की बात की जाती है। अच्छा, एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो सबसे पहले हम लोग ROR एक ईथर का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये हमने 4 कार्बन का एक ईथर बनाया, 1 2 3 4, ठीक है। और मान लीजिए इधर से एक कार्बन कम कर दिया हमने, ठीक है, या मान लीजिए हम उसको ब्रांचिंग में लेते गए, एक ये पॉसिबिलिटी में बना दिया, या एक कार्बन हमने कम कर दिया और एक कार्बन हमने उधर बढ़ा दिया, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। इन 3 पॉसिबिलिटी में हमने बना। अच्छा, आप ध्यान देंगे तो इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3 4 C4H10O है, ठीक है। इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H10O, ठीक है। तो C4H10O के पॉसिबल हमने 3 ईथर्स बना दिए, ये भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये ईथर हो गए, ये तीनों ईथर हो गए। अच्छा, पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ये तीनों ईथर सेम है? नहीं, ये तीनों ईथर डिफरेंट है। क्या ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है? हाँ। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के तीनों ईथर अगर डिफरेंट हैं तो ये आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। या तो कहीं भाई डेफिनेशन, अच्छा डेफिनेशन क्या थी कि बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस जो एल्किल ग्रुप्स होंगे वो डिफर करेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एल्किल ग्रुप इधर क्या है, मिथाइल है, और इधर क्या है, प्रोपाइल है। इसमें एल्किल ग्रुप इधर क्या है, मिथाइल है, इधर क्या है, आइसोप्रोपाइल है, ठीक है। तो इसमें जो 2 एल्किल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, अक्रॉस द ऑक्सीजन, इसमें वो एल्किल ग्रुप्स सेम नहीं है, ठीक है। या आप कह सकते हैं मिथाइल से, तो मिथाइल एक सेम हो गया तो ये क्या है, डिफर कर रहा है, ठीक है। तो या दूसरा एक कॉमन सेंस से आप देखिए कि एल्किल ग्रुप बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस एल्किल ग्रुप का डिफर हो जाना, इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ईथर क्या सेम होंगे? नहीं, ये सेम ईथर नहीं है, ठीक है। तो कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, क्योंकि लैंग्वेज हमेशा वो कंफ्यूजिंग होती है। डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच्ड अक्रॉस द बाइवेलेंट फंक्शन, कुछ लोग यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ दोनों एल्किल ग्रुप क्या है, सेम है। नहीं, आप इन दोनों को जब कंपेयर कर रहे हैं तो इसमें ऑक्सीजन के अक्रॉस जो एल्किल ग्रुप्स लगे हुए हैं इधर और इधर, इसमें क्या है, डिफर कर रहे हैं। तो डिफर करने का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये दोनों ईथर सेम नहीं है, ठीक है, यही ना मतलब हुआ। तो ये दोनों ईथर अगर सेम नहीं है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, और अगर ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब ये दोनों क्या है, मेटामर्स है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो मेटामर्स को और आसानी से समझने का तरीका यही है कि इस सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने भी ईथर बन जाएंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे, ठीक है। कोई कहे कि नहीं सर अल्कोहल भी नहीं, अल्कोहल की बात ही नहीं हो रही ना, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहां अगर इसको कंक्लूड किया जाए एक और तरीके से, डिफरेंट ईथर्स पॉसिबल ऑफ same molecular formula will be मेटामर्स। चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कोई भी हो, तो यहां फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर मेटामर्स, सभी एक दूसरे के मेटामर्स हैं। सेकेंड थर्ड मेटामर्स है, फर्स्ट थर्ड मेटामर्स है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड मेटामर्स है। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ऑल 3 आर मेटामर्स। या कोई पूछे कि भाई कि C4H10O के कितने मेटामर्स होंगे, ठीक है, टोटल मेटामर्स पॉसिबल ऑफ
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, टोटल मेटामर्स पॉसिबल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O। तो फिर से समझने की कोशिश करिए, C4H10O के जितने भी आप ईथर्स बना लेंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार हम इस कॉन्सेप्ट को समझाएं आपको, क्योंकि डेफिनेशन कंफ्यूज करती है। डेफिनेशन क्या थी? तो डेफिनेशन ये थी कि भाई बाइवेलेंट या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के अक्रॉस एल्किल ग्रुप्स डिफर करने चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब नहीं हुआ कि यहां दोनों एल्किल ग्रुप सेम हो गए तो सर ये मेटामरिज्म शो करेगा, नहीं, ये नहीं, इसको और इसको कंपेयर कर रहे हैं, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स को कंपेयर कर रहे हैं। तो इसमें जो एल्किल ग्रुप्स यहां हैं वो यहां नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये दोनों डिफरेंट ईथर्स हैं विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम लोग का लाइन जो होगा वो वही होगा कि डिफरेंट ईथर्स पॉसिबल ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी मेटामर्स टू ईच अदर। ठीक है, या मॉलिक्यूलर फार्मूला देके मेटामर्स पूछे। अच्छा, मॉलिक्यूलर फार्मूला की एनालिसिस अभी थोड़ी देर में की जाएगी कि सर C4H10O का आपने तो बना दिया, ठीक है, हम कैसे अप्रोच करते हैं, तो उसकी बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, बाकी मॉलिक्यूलर फार्मूला चेक कर लीजिएगा। अच्छा, अब यहाँ एक कंफ्यूजन ये आता है कि सर फर्स्ट और सेकंड मेटामर्स है, आपकी बात हम मान रहे हैं, डिफरेंट ईथर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। लेकिन ये देखिए, अगर आप रूट वर्ड की नंबरिंग करेंगे तो सर ये 1 2 3 हो गया, और इसमें रूट वर्ड की नंबरिंग करिए तो 1 2 3 हो गया। इसमें 1 पोजीशन पे मिथॉक्सी है, इसमें 2 पोजीशन पे मिथॉक्सी है, तो ये तो पोजीशन आइसोमर भी लग रहा है सर। मेटामर तो है ही है बाय डेफिनेशन, और ये पोजीशन आइसोमर भी है क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन चेंज कर रही है। या अगर कोई पूछे कि सर ये दोनों देखिए, सेकंड और थर्ड देखिए, इसमें 2 कार्बन का रूट वर्ड है, इसमें 3 कार्बन का रूट वर्ड है, तो सर ये दोनों चेन आइसोमर्स हो गए, तो मेटामर भी हो गए, चेन आइसोमर नहीं। यहाँ एक आइडिया क्या है कि मेटामरिज्म का प्रेफरेंस होता है ओवर चेन एंड पोजीशन। अगर दो कंपाउंड्स आपस में मेटामर्स हैं तो उनको हम फिर फर्दर क्लासिफाई नहीं करेंगे कि चेन भी होगा कि पोजीशन भी होगा। समझ में आ रही बात? अगर मान लीजिए कहीं ऑप्शन ही नहीं छोड़ रहा है, ठीक है, मेटामरिज्म का ऑप्शन ही नहीं है, जैसे इन दोनों को पूछ रहा है कि दोनों आपस में क्या है और मेटामरिज्म ऑप्शन से ही गायब है, तब आप क्या बोल देंगे कि ये चेन आइसोमर्स है, 2 कार्बन का रूट वर्ड 3 कार्बन का। लेकिन अगर मेटामरिज्म ऑप्शन है तो वही एक बेहतर ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग स्टेटमेंट के रूप में लिख लिया जाए, मेटामरिज्म गेट्स प्रेफरेंस ओवर चेन एंड पोजीशन। ठीक है, तो दो कंपाउंड्स अगर मेटामर्स है तो फिर चेन पोजीशन की जनरली हम लोग बात नहीं करते। ठीक है, इस तरीके से समझिएगा। और ये लाइन याद रखिएगा, डिफरेंट ईथर्स ऑफ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, वो सभी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। और यही मतलब हुआ डिफरेंट एल्किल ग्रुप्स अक्रॉस द बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, जो दूसरी डेफिनेशन लिख पाई थी उसका भी मतलब मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। हेटेरो एटम मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम हुआ, जो हमने एग्जांपल दिया था उसमें ऑक्सीजन एक हेटेरो एटम है। और हेटेरो एटम के अक्रॉस एल्किल ग्रुप्स आप क्या कर रहे थे? डिफर कर रहे थे। समझ में आ रही बात? तो हेटेरो एटम के अक्रॉस, अगर हेटेरो एटम मतलब अदर देन कार्बन, अगर कोई एटम लेते हैं तो अदर देन कार्बन कोई एटम अगर आप लेते हैं तो उसको हेटेरो एटम बोलेंगे। और हेटेरो एटम के अक्रॉस एल्किल ग्रुप्स को डिफर कराना ही क्या है? मेटामरिज्म है। ये बड़ी कंसाइज डेफिनेशन है लेकिन काफी बढ़िया डेफिनेशन है। ठीक है, अच्छा, और एग्जांपल्स की अगर बात किया जाए, ये आपका क्या हो गया? ईथर हो गया। ये आपका क्या है? CH3। ये आपका ईथर हो गया। क्या कार्बोक्सिलिक एसिड मेटामरिज्म शो करेगा? नहीं, वो मोनोवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग ईस्टर की बात करेंगे, ईस्टर। अच्छा, इसमें और देखा जाए, इसमें एक कार्बन इधर से कम कर लीजिए। ठीक है, क्या एक और कार्बन कम किया जा सकता है? हाँ, देखिए एक चीज याद रखिएगा कि ईस्टर के लिए इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी तो CH3 की है, मिनिमम R' की, लेकिन इसकी मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या है? हाइड्रोजन तक। ठीक है, आप लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन तक ले जा सकते हैं लेकिन राइट साइड में मिनिमम आपको CH3 रखना पड़ता है।
ठीक है, तो यहाँ से एक और कार्बन कम कर देंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपका ईस्टर ही रहेगा। और इस कार्बन को इस प्रकार से भी अटैच कर सकते हैं और इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो फिर से वही बात, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये सभी आपस में क्या है, मेटामर्स है। अब इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, C4H8O2। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करिए, C4H8O2। तो C4H8O2 में अगर मेटामरिज्म की बात हो रही है तो C4H8O2 मतलब जो फॉर्मूला बनने जा रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का नहीं होगा। ठीक है, 2 ऑक्सीजन देख के कार्बोक्सिलिक एसिड भी आप बना सकते हैं। यहां जैसे कोई कहे कि सर ये कार्बन इधर कर दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन कर दीजिए, नहीं, वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में मेटामरिज्म की बात नहीं होती है, तो आपको ईस्टर में मेटामरिज्म की बात करनी है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप ईस्टर। तो इधर एक कार्बन लगा के इधर 2 कार्बन लगा दिया और एक एक कार्बन कम करते चले गए। एक कार्बन कम कर दिया, अभी भी ईस्टर है। एक कार्बन और कम कर दिया, इधर हाइड्रोजन लगा दिया, अभी भी ईस्टर है। ये दोनों क्या है, ईस्टर है, और इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आसान डेफिनेशन क्या थी, इन चारों ईस्टर्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। समझ में आ रही बात? ठीक है, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ये आपस में सेम नहीं है। ठीक है, दे हैव डिफरेंट IUPAC नेम, दे आर डिफरेंट। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने डिफरेंट ईस्टर्स बन जाएंगे वो सभी आपस में क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। ये आसान डेफिनेशन हुई। समझ में आ रही बात? तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने डिफरेंट ईस्टर्स बन जाएंगे वो सभी क्या होंगे, मेटामर्स होंगे। तो कोई पूछे इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के कितने मेटामर्स हुए, वो 4 हुए। फिर से टोटल निकालने का तरीका वो अलग होगा हम लोग का, अभी थोड़ी देर में उस पर हम लोग बात करेंगे। तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के जितने पॉसिबल ईस्टर्स हैं वो सभी आपस में क्या है, मेटामर्स हैं। ठीक है, ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अच्छा, एक और चीज, ये हेटेरो एटम वाली बात भी यहाँ क्लियर करें। यहां जैसे ये फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ इसको हेटेरो एटम मान लीजिए, इस लाइन में। ठीक है, हालांकि अभी इसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, आप चीजों को समझ चुके हैं, लेकिन ये जो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसमें आप इस ऑक्सीजन को हेटेरो एटम अगर कहते हैं तो इस हेटेरो एटम के अक्रॉस ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ऐसा भी इसको सोचा जा सकता है। ये भी एक सोचने का तरीका हो सकता है। ठीक है, ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल अगर लिखे हम, ठीक है, क्या ये मेटामर्स है? बताइए, क्या ये मेटामर्स है? तो बिल्कुल ये मेटामर्स हो जाएंगे, क्योंकि ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये तो हमको फंक्शनल ग्रुप समझ में आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप है। क्या ये दोनों सेम है? फंक्शनल ग्रुप दोनों में सेम है, दोनों बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, 2 तरफ अटैचमेंट है। क्या ये दोनों सेम है? नहीं, यहाँ सल्फर से साइक्लोहेक्सेन जुड़ा हुआ है, यहाँ सल्फर से बेंजीन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये दोनों सेम नहीं है। तो अगर ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम फंक्शनल ग्रुप के डिफरेंट कंपाउंड्स बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटामर्स है। तो दीज आर मेटामर्स, ए एंड बी आर मेटामर्स, ए एंड बी आर मेटामर्स। ये पॉइंट क्लियर हो गया सबको? अच्छा, इसी में अगर मान लीजिए हम यहां भी ऑक्सीजन कर देते, यहां भी ऑक्सीजन कर देते, तब ये क्या मेटामर्स होते? और इसको क्लियरली बना दे, तभी मेटामर्स होते? नहीं, तभी मेटामर्स नहीं होते, क्योंकि ये सिमेट्रिकल हो गया ना। ठीक है, मेटामरिज्म यहाँ पॉसिबल तो हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है, बेसिकली तो सेम हो गए। समझ में आ रही बात? ये दोनों क्या है, ए एंड बी आर नॉट मेटामर्स, ए एंड बी आर सेम कंपाउंड्स।
ए एंड बी क्या हो चुके हैं, सेम हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन से साइक्लोहेक्सेन, ऑक्सीजन से क्या जुड़ा हुआ है, बेंजीन, यहाँ भी वही बात है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर दोनों क्या है, सेम है। हाँ, इसमें अगर कुछ चेंज किया जाए, जैसे यहाँ मान लीजिए हम CH3 लगा दें, ठीक है, और यहाँ CH3 लगा दें, तो फिर से कंफ्यूज नहीं होगा भाई। बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन क्या ये दोनों सेम है, नहीं, दोनों सेम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऑर्थो पोजीशन पे CH3 लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे यही दोनों चेंज हो गए। ठीक है, R और R' ही चेंज हो गया। समझ में आ रही बात? हाँ, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो A एंड B आर नाउ मेटामर्स। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इस एग्जांपल से मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको सोचना है। फंक्शनल ग्रुप पे भी ध्यान दीजिएगा, अटैचमेंट्स पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और सबसे आसान चीज आपके लिए कि बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप या पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होना चाहिए। लेकिन अगर कंपाउंड दोनों सेम नहीं दिख रहे हैं, IUPAC नेम सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे ये एग्जांपल में, ठीक है, तो वो कंपाउंड्स क्या होंगे, डिफर। जरूरी नहीं आप IUPAC नेम ही लिखें, अटैचमेंट देख के आप बता सकते हैं कि भाई ये कंपाउंड सेम नहीं है। ठीक है, विथ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला दे आर मेटामर्स। अच्छा, और एक एग्जांपल आपको समझाएं हम। ठीक है, एक बार अमीन में चेक कर लीजिएगा, ये एग्जांपल शायद अमीन में लिखा होगा। ठीक है, लेकिन अगेन जब हम मेटामर्स कह देंगे, फिर से, अब मेटामरिज्म आप पढ़ चुके हैं, तो अगर दो कंपाउंड्स को मेटामर्स कह देंगे, तो मेटामर्स कह दिया तो फिर चेन और पोजीशन का डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, मेटामरिज्म का ऑप्शन नहीं है, तब चेन पोजीशन की बात आप करिएगा। ठीक है, लेकिन मेटामरिज्म का ऑप्शन है, तो मेटामरिज्म गेट्स प्रेफरेंस ओवर चेन एंड पोजीशन। तो फिर से फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर किया जाए, तो फर्स्ट एंड सेकंड अमीन्स हैं, दोनों क्या है, सेकेंडरी अमीन्स हैं। ठीक है, जैसे, ठीक है, चलिए यही देखते हैं, दोनों ही क्या है, सेकेंडरी अमीन्स है, और सेकेंडरी अमीन्स है तब ये फंक्शनल आइसोमर्स नहीं हो सकते। ठीक है, अच्छा, बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। ये दोनों आपस में क्या है, सेकेंडरी अमीन्स है। ठीक है, और सेकेंडरी अमीन्स है, इसका मतलब ठीक है फंक्शनल ग्रुप सेम माना जाएगा। याद करिए, टर्सरी अमीन और सेकेंडरी अमीन ये क्या होते थे, फंक्शनल आइसोमर्स होते थे, उनको फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट कह देते थे। लेकिन ये दोनों आपस में क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स तो नहीं है, सेम बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, ये भी बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो क्या ये दोनों सेम है, नहीं, सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, मेटामर्स है। ठीक है, तो कंक्लूजन ड्रॉ किया, फर्स्ट एंड सेकेंड आर मेटामर्स। ठीक है, अच्छा, ये दोनों भी सेकेंडरी अमीन्स हैं। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड भी क्या हो गए आपके, मेटामर्स हो गए, दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या है, सेकेंडरी अमीन्स हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंड थर्ड आर मेटामर्स। फर्स्ट और थर्ड क्या है, फर्स्ट और थर्ड भी मेटामर्स है। और लास्ट कंक्लूजन कि फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और थर्ड हो गया, एंड इनका रिलेशनशिप फोर्थ से क्या है, तो फोर्थ एक टर्सरी अमीन है। ठीक है, और ये क्या है, सेकेंडरी अमीन है, तो दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स, यहीं पे कंफ्यूजन होता है भाई। ठीक है, इन दोनों को हम लोग क्या कहने लगते हैं कि सर ये देखिए, ये भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, ये भी पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दोनों सेम नहीं है, तो दोनों क्या है, मेटामर्स है। नहीं, मेटामर्स नहीं है, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप डिफर कर रहे हैं, क्योंकि ये 3 डिग्री अमीन है और ये क्या है, 2 डिग्री अमीन है। और पहले ही डिस्कस किया था कि भाई डिफरेंट डिग्री ऑफ अमीन्स, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन आपस में क्या होते हैं, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम नहीं मानेंगे।
ठीक है। हाँ, ये दोनों सेकेंडरी अमीन है तो फंक्शनल ग्रुप सेम हो गया और बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप भी हो गए, तब हम किसकी बात करेंगे, मेटामरिज्म की बात कर सकते हैं। समझ में आ रही बात, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान समझिएगा इसको, ठीक है। तो सबसे पहले अमीन की डिग्री चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दोनों टर्सरी होते तो बात ठीक थी, दो टर्सरी अमीन अगर है तो मेटामरिज्म की बात सोचिए, दोनों सेम नहीं होंगे तो मेटामर्स होंगे, दोनों सेकेंडरी होंगे तो सेम नहीं होंगे तो मेटामर्स हो जाएंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन एक प्राइमरी, एक सेकेंडरी, एक टर्सरी हो गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, तो वो क्या हो गया, फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। मेरे ख्याल से यहां तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत देर से कीटोन का नाम नहीं ले रहे हैं। कीटोन एक बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप होता है, ठीक है। तो कीटोन की बात कर लिया जाए, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। अब यहां देखिए, तो बात आपकी सही है, ये आपका बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। कीटोन्स की अगर बात करें तो कीटोन्स क्या हो गया, कीटोन्स आर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, नो डाउट, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है, नो डाउट, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि सर ये देखिए, ये बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप इधर और इधर सेम नहीं है, इसमें भी क्या है, इधर और इधर, इसे कंपेयर करेंगे तो सेम नहीं है, मतलब ये दोनों डिफरेंट कीटोन्स हैं, दे आर डिफरेंट कीटोन्स विद सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, और दे आर बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप, दे शुड बी मेटामर्स। लेकिन यहां बात क्या है, ठीक है, अब यहां थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आती है, कुछ किताबें इनको मेटामरिज्म में शामिल करती हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन अगर एक्चुअल बात की जाए तो दे आर नॉट मेटामर्स। क्योंकि मेटामरिज्म में जो सेकंड डेफिनेशन हमने लिखवाई थी कि हेट्रो एटम के अक्रॉस एल्किल ग्रुप डिफर करने चाहिए, हेट्रो एटम, इस लाइन में आपको हेट्रो एटम मिला, ये नहीं, ये तो बाहर है, ठीक है। ये जो डबल बॉन्ड ओ वाला पोर्शन है, ऑक्सीजन वाला पोर्शन, ये बाहर है, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन से बाहर है, ठीक है, या इस चेन से बाहर है, ठीक है। तो इस चेन में यहाँ पे तो कार्बन ही है, और कार्बन के क्रॉस ही आप एल्किल ग्रुप्स को चेंज कर रहे हैं, तो ये मेटामरिज्म की कैटेगरी नहीं होती है। आप जितने भी फंक्शनल ग्रुप देखिए अभी तक हमने बनाए थे, हेट्रो एटम के अक्रॉस, इस लाइन में हेट्रो एटम आना चाहिए, तो हेट्रो एटम के अक्रॉस एल्किल ग्रुप्स डिफर करने चाहिए, जो कि इसमें नहीं हो रहा है, इसमें कार्बन के अक्रॉस एल्किल ग्रुप्स डिफर कराते हैं, ठीक है। तो आइडियली इसको कहना क्या चाहिए, ये आपका 1 2 3 4 5, ये आपके क्या होने चाहिए, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है। बट एट सम प्लेसेस इट मे बी कंसिडर्ड, जैसे आप अगर आप प्रदीप की किताब पढ़ेंगे तो उसमें इसको मेटामरिज्म के एग्जांपल में लिखा गया है, ठीक है। लेकिन अगर स्टैंडर्ड बुक्स को देखते हैं तो वहां मेटामरिज्म में कीटोन्स की बात नहीं की जाती, ठीक है, बट कंसिडर्ड एज मेटामर्स बाय सम ऑथर्स, ठीक है। इसको ब्रैकेट में कर लेंगे कि कहीं कहीं आपको मेटामरिज्म की एग्जांपल में कीटोन भी दिख जाएगा, ठीक है, बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप एल्किल ग्रुप चेंज कर रहे हैं, बट स्ट्रिक्टली इट शुड नॉट बी मेटामर्स, बिकॉज इन मेटामरिज्म एल्किल ग्रुप should change across heteroatom, but in metamerism alkyl group should change across heteroatom। तो मेरे ख्याल से पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। तो कीटोन के लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखिएगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब कि भाई अगर आपको लग रहा है कि भाई ये कहना चाह रहा है कि भाई कीटोन्स मेटाबॉलिज्म शो कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ठीक है, मान लिया। लेकिन आइडली जो डेफिनेशन है उसके अनुसार हेट्रो एटम, स्ट्रेट लाइन में हेट्रो एटम के क्रॉस एल्किल ग्रुप्स का चेंज मेटामरिज्म है, तो कीटोन्स मेटामरिज्म में आइडली नहीं आते, ठीक है।
ठीक है, अब मेटामरिज्म की बात हो गई, टॉटोमरिज्म लास्ट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और चीजों को समझ लेंगे, उसके बाद टॉटोमरिज्म, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में मेटामरिज्म तक हो गया। अब एक छोटा सा अलग से टॉपिक पढ़ते हैं, फिर हम लोग अपने आइसोमरिज्म के टॉपिक पे आएंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस। स्ट्रक्चरल एनालिसिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह मॉलिक्यूलर फार्मूला देगा आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया होगा, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला को कैसे हम लोग एनालिसिस करें। ठीक है, कोई मॉलिक्यूलर गिवन मॉलिक्यूलर फार्मूला से क्या क्या सोचा जाए, तो उसको हम लोग थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें एक नया टर्म ले आते हैं, डीबीई। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या इसी को इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, या एक और नाम DU, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहा जाता है। ठीक है, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, सब एक ही चीज है। अब मान लीजिए कोई आपको कंपाउंड दिया है Ca, Hb, Nc, OD और Xc। X स्टैंड्स फॉर हेलोजेंस। ठीक है, तो जनरल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे ऐसे ही कुछ मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। ठीक है, कुछ एटम्स होंगे कुछ नहीं होंगे। तो इसका जो DB, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स बाई 2। ये फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, और बार बार अप्लाई करेंगे तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा कि कैसे इसको करना है। अच्छा, ऑक्सीजन हैज नो रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ डीबी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, डी का यहाँ कोई रोल नहीं, ऑक्सीजन हैज नो रोल इन द कैलकुलेशन ऑफ डीबी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस नंबर ऑफ हेलोजन माइनस नंबर ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 2। ठीक है, अच्छा, वैल्यू ऑफ dB tells about number of pi bond or cycle present in the compound, ठीक है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड और नंबर ऑफ साइकिल प्रेजेंट इन द कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर dB1 है, ठीक है, तो dB1 है, अच्छा ध्यान समझिए, dB1 है तो इसका मतलब ये होता है कि 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे। ठीक है, dB0 मतलब, अच्छा एक बात समझने की कोशिश करिएगा कि जैसे मैक्सिमम अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो एल्केन्स के पास होते हैं, CnH2n+2 का फॉर्मूला, समझ में आ रही बात। ठीक है, तो कहीं भी अगर पाई बॉन्ड ले आ रहे हैं या साइकिल बना रहे हैं तो उससे हाइड्रोजन कम होते हैं। ठीक है, तो अगर dB0 आता है तो मैक्सिमम हाइड्रोजन जितने हो सकते हैं वो आपके पास हैं। ठीक है, ये आइडिया हुआ। और dB1 आया तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और 2 हाइड्रोजन कम करने का तरीका ये है कि या तो 1 पाई बॉन्ड होगा या 1 साइकिल। ठीक है, और 1 साइकिल, जैसे एक एग्जांपल समझने की कोशिश करिए, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहां कितने फॉर्मूला क्या हो गया आपका, ये आपका C3H8 का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये तो आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो एल्केन्स में तो मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन हो सकते हैं उतने हाइड्रोजन रखे आपने। ठीक है, तो इसका dB आना क्या चाहिए, न तो इसमें पाई बॉन्ड बना हुआ है न तो साइकिल है। ठीक है, और मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन हो सकते थे उतने हैं,
तो इसका डीबी आना कितना चाहिए, 0 आना चाहिए, जो कि आएगा भी। तो डीबी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही है इसमें, ना हैलोजन है ना नाइट्रोजन है, तो 8 प्लस 0/2 ऐसा कर लिया हमने। तो फाइनली क्या आ गया, 0 आ गया। डीबी 0 आ गया, और आना भी चाहिए था क्योंकि इसमें कोई भी साइकिल नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन थे वो हैं। और अगर मान लीजिए इसी में हम एक डबल बॉन्ड लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH3, या हम इस टाइप से बना दें साइक्लोप्रोपेन टाइप का, ठीक है, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। तो इसका फॉर्मूला आपको समझ में आ रहा है कि भाई फॉर्मूला क्या हो गया आपका, C, दोनों का ही फॉर्मूला C3H6 हो गया, और यहां भी फॉर्मूला क्या है, C3H6। यानी मैक्सिमम जितने हाइड्रोजन हो सकते थे उससे 2 हाइड्रोजन कम हो गए। तो 2 हाइड्रोजन कम क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पाई बॉन्ड हो गया। 2 हाइड्रोजन कम क्यों हुए, क्योंकि यहाँ साइकिल बन गया है। समझ में आ रही बात। तो एक साइकिल या एक पाई बॉन्ड का मतलब क्या होता है, 2 हाइड्रोजन कम हो जाना, और उसके करस्पॉन्डिंग डीबी की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। जैसे इस फॉर्मूले का डीबी अगर आप कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम प्लस 1 माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बाई 2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 1 आ गया, डीबी 1 आ गया। तो डीबी 1 आने का मतलब या तो ये केस या तो ये केस, ठीक है। 2 हाइड्रोजन कम करने के 2 उपाय, या तो साइकिल या तो पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से इसका मतलब समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो कुछ कंपाउंड अगर डायरेक्ट बताएं, स्ट्रक्चर बना दे, तो आप डीबी उसका सीधे सीधे देख के ही बता सकते हैं। जैसे आपका HC ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, या CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, या साइक्लोप्रोपेन हो गया, या साइक्लोब्यूटीन हो गया, या बेंजीन रिंग हो गया, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछे भाई इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आपका हो गया C2H2 हो गया, ये आपका 1 2 3 4 C4H क्या हो गया, 6 हो गया। इसका आपका अभी कैलकुलेट किया था C3H6, इसका कैलकुलेट करेंगे तो 1 2 3 4 C4H6, इसका फॉर्मूला क्या हो गया C6H6, ये फॉर्मूला आ गया। तो आपके सामने ये फॉर्मूला अगर दिया हुआ है तो आप इसका डीबी अगर कैलकुलेट करेंगे, अच्छा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप फॉर्मूले में फिट करेंगे, ठीक है। फॉर्मूले में फिट करेंगे तो इसका डीबी आ जाएगा 2, मतलब 2 + 1 माइनस 2 + 0/2 आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर से आपका 2 डीबी अगर आता है इस फॉर्मूले से, आपके सामने ये स्ट्रक्चर है, तो 2 डीबी कहाँ खर्चा हुआ है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, तो 2 पाई बॉन्ड में 2 डीबी खर्चा हुआ है। या अगर फिर से बोले 2 डीबी का मतलब 4 हाइड्रोजन कम होना, और 4 हाइड्रोजन कम कैसे हुआ है, 2 कार्बन के लिए मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं बताइए, 6। तो 2 कार्बन के लिए मैक्सिमम C2H6 का जो फॉर्मूला है इथेन का, मैक्सिमम 6 हाइड्रोजन हो सकते हैं, लेकिन 6 से हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हो गए, 4 हाइड्रोजन की कमी, तो 2 पाई बॉन्ड आया है। समझ में आ रही बात, बहुत सिंपल है। यहां भी वही बात है, डीबी 2 आएगा, फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ डीबी 1 आएगा, साइकिल, यहाँ 2 पाई बॉन्ड हो गया, यहाँ डीबी कितना हो गया, 2 हो गया। तो डीबी 2, तो ये 2 डीबी कहाँ खर्चा हुआ, एक साइकिल है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 साइकिल प्लस 1 पाई बॉन्ड, ठीक है। यहाँ आपका क्या है, 1 साइकिल, यहाँ आपका क्या है, 2 पाई बॉन्ड, और यहाँ भी आपका 2 पाई बॉन्ड, यहाँ डीबी खर्च हुआ है, ठीक है। C6H6 अगेन आप डीबी कैलकुलेट करेंगे तो 6 + 1 माइनस 6 + 0/2 इक्वल्स टू कितना हो गया, 7 - 3 इक्वल्स टू कितना हो गया, 4। इसका डीबी 4 आया है, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है,
तो इस स्ट्रक्चर में 4 डीबी कहाँ खर्चा हुआ है, तो एक साइकिल 3 पाई बॉन्ड, ठीक है, तो डीबी 4 आया और ये खर्च कहाँ हुआ है 3 पाई बॉन्ड में और प्लस 1 साइकिल। अच्छा, पाई बॉन्ड कहीं भी हो, ये नहीं कि सर कार्बन कार्बन के बीच ही पाई बॉन्ड की बात कर रहे हैं, नहीं, कहीं भी पाई बॉन्ड की बात करिए, समझ मेरी बात, कहीं भी पाई बॉन्ड हो, कार्बन नाइट्रोजन के बीच हो, कार्बन ऑक्सीजन के बीच हो, सिस्टम में पाई बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन करस्पॉन्डिंग कम हो जाएगा, ठीक है। और देखा जाए ठीक है, जैसे अगर देख के बोला जाए कि भाई इसका डीवी आएगा कितना, तो आप बोलेंगे इसमें 2 साइकिल और 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है, तो 5 + 2 कितना हो गया 7, इसका डीवी 7 आना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक बार चेक किया जाए तो आपका 6 7 8 9 10, तो C10 हो गया और H कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, H8। डीवी कैलकुलेट किया जाए तो 10 + 1 माइनस 8/2 इक्वल्स टू कितना हो गया 11 - 4, ठीक है, तो ये कितना आ गया 7 आ गया, ठीक है। तो ये 7 डीबी कहाँ खर्चा हुआ है, तो फिर से देखा जाए तो 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है और 2 साइकिल है, तो 5 + 2 अगर लिख दें हम यहाँ 5 + 2 मतलब 5 पाई बॉन्ड प्लस 2 साइकिल, यहाँ डीबी खर्च हुआ है, समझ में आ गई बात, ठीक है। यहाँ देखा जाए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, 6 हो गया 7 8, C8 H आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और N है और एक ऑक्सीजन है। अगेन नाइट्रोजन के लिए घटाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो डीबी कैलकुलेशन करेंगे तो 8 + 1 माइनस 9 - 1, 9 - 1 ऑक्सीजन का कोई रोल है नहीं डीबी कैलकुलेशन में, /2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये क्या है 9 - 4 इक्वल्स टू कितना हो गया 5। अब जरा समझिए 5 डीबी कहाँ खर्चा हो रहा है, तो बेंजीन जहां भी दिख जाए वहां डीबी 4 होगा, इस बात को दिमाग में रखिएगा। तो बेंजीन के लिए डीबी 4 हो जाएगा और बाकी एक पाई बॉन्ड एक्स्ट्रा दिख रहा है, ठीक है। तो हम इसको बेसिकली लिखते हैं ऐसे 4 + 1 लिख दिया समझने के लिए कि 4 इज फॉर बेंजीन एंड 1 इज फॉर पाई बॉन्ड, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जो आपको दिख रहा है वहां, ठीक है। तो यहां से मेरे ख्याल से आपको डीबी का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डीबी का मतलब क्लियर हो गया। ये तो हमने स्ट्रक्चर बनाया, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया और आपको डीबी समझाया कि भाई डीबी का मतलब क्या हुआ, कहां कहां ये डीबी खर्च हुआ है, कैसे हाइड्रोजन कम हुआ है। हम लोग को जो सोचना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डीबी कैलकुलेशन और फिर से पॉसिबल स्ट्रक्चर, रिवर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, उससे डीबी कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद पॉसिबल स्ट्रक्चर्स क्या क्या बनाए जा सकते हैं उसको बनाएंगे, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अगर एप्लीकेशन की बात किया जाए, ठीक है, तो एप्लीकेशन में केस 1 कंपाउंड कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, केवल कार्बन और हाइड्रोजन अगर कंपाउंड में है, ठीक है, तब अगर डीबी 0 आता है, ठीक है, तब हम क्या बनाएंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये एल्केन्स की बात हो रही है, एल्केन्स, ठीक है, कोई पाई बॉन्ड नहीं, एल्केन्स। क्या साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात हो रही, नहीं, साइकिल में भी डीबी का रिक्वायरमेंट होता है, तो साइकिल भी नहीं बना सकते,
सिंपल एल्केन्स DB1। तो DB1 में या तो आप एल्कीन बना सकते हैं या तो आप साइक्लो एल्केन, साइकिल में एक DB इस्तेमाल हो जाएगा, ठीक है। DB2 केसेस काफी बढ़ जाएंगे, एल्का डाई इन, 2 डबल बॉन्ड एल्काइन बना सकते हैं, साइक्लो एल्कीन बना सकते हैं, साइकिल बनाइए और उसमें पाई बॉन्ड बना दीजिए, या बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सकते, 2 साइकिल जिसमें 2 DB खर्च हो जाए। DB3 थे सारे केस बन सकते हैं, ठीक है, उसका डिस्कशन नहीं करेंगे हम लोग। DB4 एक कॉमन केस होगा, और कभी भी DB4 आएगा तो ये नहीं कि सारी पॉसिबिलिटी आप सोचने लगेंगे। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसकी बात किया जाए तो वो बेंजीन होगा, बेंजीन या उसके डेरिवेटिव्स बनाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर DB5 आता है तो DB5 को हम लोग 4+1 लिखेंगे। 4+1 मतलब बेंजीन तो बनेगा ही, प्लस पाई बॉन्ड और साइकिल, ठीक है। तो बेंजीन प्लस पाई बॉन्ड या बेंजीन प्लस साइकिल की बात करेंगे, समझ में आ रही बात। तो ये एग्जांपल से क्लियर होगा, एग्जांपल करेंगे इसके, ठीक है। लेकिन एक जनरल आपको आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस डायरेक्शन में आपको सोचना है। केस 2 इसमें क्या हो जाएगा? केस 2 कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन। तो इसमें 2 केस देखते हैं। DB अगर 0 है, फिर से कार्बन, हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, ये इंपॉर्टेंट केस और DB नहीं है तो इसका मतलब बनाएंगे सैचुरेटेड एल्कोहल, सैचुरेटेड अल्कोहल एंड सैचुरेटेड ईथर, ठीक है। ROH या ROR बनाएंगे और कहीं भी पाई बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कहीं भी साइकिल नहीं बनाएंगे, ठीक है। DB1, अब इसमें केसेस की संख्या काफी बढ़ जाएगी। कार्बन है, हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है और DB1 है, तो सबसे कॉमन केस जो होगा वो होगा एल्डिहाइड, कीटोन बना सकते हैं। अनसैचुरेटेड एल्कोहल ईथर बना सकते हैं, अनसैचुरेटेड एल्कोहल या ईथर बना सकते हैं, या साइक्लिक एल्कोहल या ईथर बना सकते हैं। ये सारी पॉसिबिलिटी में आपको सोचना है। कार्बन, हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन, DB1 मतलब एक पाई बॉन्ड लगा रहा है, तो पाई बॉन्ड या तो कार्बन कार्बन के बीच आ सकता है, या तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच आ सकता है, या तो साइकिल आ सकती है, ठीक है, जिससे DB सेटिस्फाई हो जाएगा। अब इन स्ट्रक्चर्स को समझते हुए आप क्या क्या बना सकते हैं? एल्डिहाइड कीटोन बनाएंगे तो C डबल बॉन्ड O बनाना ही पड़ेगा, तो इसका मतलब आपका DB खर्च हो जाएगा, ठीक है। तो अलग से ना तो ऑक्सीजन बचा ना तो पाई बॉन्ड अब बना सकते हैं, तो एल्डिहाइड कीटोन डायरेक्ट। अनसैचुरेटेड अल्कोहल, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना दीजिए, फिर OH और ईथर बनाइए, ठीक है। साइक्लिक अल्कोहल, साइक्लिक ईथर। अब ये एग्जांपल आगे बनाएंगे तो क्लियर होगा, ठीक है। वैसे भी इसमें कुछ बहुत समझने का नहीं है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बता रहे हैं, आप आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये तो हो गया DB1, बहुत ढेर सारी इसमें पॉसिबिलिटी करने का मतलब नहीं है। केस 3 अगर देखा जाए, कार्बन, हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, और इसमें अगर DB आपका 1 है, तो जो सबसे कॉमन केस दिमाग में आएगा 2 ऑक्सीजन और कार्बन, हाइड्रोजन और DB1, तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर की पॉसिबिलिटी पे आप जाएंगे। बाकी तो पॉसिबिलिटी इसमें बहुत ढेर सारी,
ठीक है, लेकिन जो कॉमन पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी क्वेश्चन में, ठीक है, वो यही मिलेगी कि भाई या तो कार्बोक्सिलिक एसिड के डायरेक्शन में सोचा जाए या ईस्टर के डायरेक्शन में, या अगर मान लीजिए हम केस 4 की बात करें कि कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड 1 नाइट्रोजन है और डीबी 0 है, तो क्या बनाया जाए, अमीन्स बनेंगे। अच्छा, कोई बोले कि सर प्राइमरी अमीन बनाएंगे, सेकेंडरी की टर्सरी, भाई तीनों बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, कहीं पाई बॉन्ड मत लगाइएगा, साइकिल मत बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्राइमरी अमीन ही बनाएंगे, कोई भी अमीन बनाइए तो 1 डिग्री 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन्स के डायरेक्शन में सोचेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये एप्लीकेशन की बात होगी। अब ढेर सारे क्वेश्चन करके इसी पूरे कंसेप्ट को समझा जाएगा। हम मॉलिक्यूलर फार्मूला देंगे, उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया रहेगा, डीबी कैलकुलेट करेंगे, किस डायरेक्शन में सोचना है ये डिसाइड कर लेंगे और फिर स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मेरे ख्याल से इसको डिस्कस किया जाए हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जल्दी जल्दी स्ट्रक्चर्स बनाने की बात करेंगे, ठीक है। यह एक क्वेश्चन हम आपको दे दे रहे हैं, इसको ट्राई करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में यहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे, रफ में ट्राई करिएगा। ड्रॉ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्रॉ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 और एक और ऑप्शन C7H16, ठीक है। तो इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही क्वेश्चन है लेकिन यही सबसे फंडामेंटल और बेसिक क्वेश्चन होगा। तो इस पे काफी मेहनत करिएगा, डीबी कैलकुलेट कर लीजिएगा। और हाइड्रोजन की चिंता, देखिए डीबी का कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसका मतलब आप ये समझ जा रहे हैं कि भाई पाई बॉन्ड लगाना है कि साइकिल बनाना है। हाइड्रोजन की चिंता कभी नहीं करेंगे, पाई बॉन्ड साइकिल बना देंगे, उसके बाद जितने हाइड्रोजन हो सकते हैं उसको भर दिया जाएगा। तो आप खाली कार्बन की चिंता करिए, डीबी की चिंता करिए। समझ में आ रही बात, थोड़ा मेहनत करिएगा इस पे। तो ड्रॉ टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 एंड C7H16 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आप ट्राई करिएगा, ठीक है। कितनी पॉसिबिलिटी में इस मॉलिक्यूलर फार्मूला से आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं और किस डायरेक्शन में सोचा जाएगा, ठीक है। चलिए इसको अटेम्प्ट करिएगा, नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन यहीं से शुरू किया जाएगा। बढ़िया से अटेम्प्ट करिएगा, पर्टिकुलरली ये दोनों एग्जांपल्स तो अच्छे से ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, फिर आगे बढ़ा जाएगा, ठीक है। थैंक यू।